एक मिनट जरा ये अजान हो जाए ना, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है, जैसे आपके पास आर्टिशन कंप्लीट होती है, आप मतलब रिलीज कर देते हैं सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं इंक्रीमेंट वन। उसके बाद जो है वो फिर क्या होता है कि फिर जो है वो आपके पास अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है तो फिर आप उसको रिपीट करते हैं। तो इंक्रीमेंट टू कहलाता है, फिर आप जो है इंक्रीमेंट थ्री। तो ये एक्सेल वर्जन वाइज जो है आप इसको बढ़ा रहे होते हैं, और ये कहलाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। सही है। अच्छा, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप जो है कोशिश ये करते हैं कि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, सही है, वो आप सबसे पहले रिलीज करें। जो उनकी इम्पोर्टेंट है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आप ये कोशिश करते हैं कि पहले वर्जन में वो आपसे मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट हो जाए, या पहले इंक्रीमेंट के अंदर जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए, ताकि उनका जो है वर्क स्टार्ट हो सके। नहीं, जैसे उनको अकाउंटिंग सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है, एचआर की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे पहले इंक्रीमेंट के अंदर कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम उनको दे दें। सही है, अगली आइट्रेशन के लिए जो है वो हम एचआर या एचआर किसी हद तक दे दें, लेकिन मेन तो उन लोगों को चलता ही अकाउंटिंग है। उन्होंने खुद अगर आपको बताया हुआ हो कि ये चीज़ तो हमें चाहिए चाहिए पहले इंक्रीमेंटल के अंदर ना, तो उसके अंदर फिर आप दे देते हैं। और आप जितनी भी रिक्वायरमेंट मतलब होती है उसको मैप करते हैं बेसिस ऑन दी, मतलब एक समझ लो आप सॉर्टिंग कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो जाहिर बात है ऊपर आ जाएगी। सही है, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी जो है असेंडिंग की रखी है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी कर लेंगे, यानी वन टू थ्री। तो जो वन होगी वो उसका मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेट्स सपोज कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट 30 आ रही है। आप ये समझते हैं कि इस फर्स्ट वर्जन के अंदर जो है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो लेट्स से कि 7 हो जाएंगी, या 9 हो जाएंगी, या 10 हो जाएंगी। तो आप क्या करते हैं कि वो रिक्वायर करंट इंक्रीमेंट के लिए, यानी करंट वर्जन के लिए वो रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। फिर हमें इसी के ऊपर काम करना है, फिर अगले इंक्रीमेंट में देखें। सही है, तो जो आपके पास बाकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो आप अगले फेज के लिए, लेटर इंक्रीमेंट के लिए जो है वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हर जो इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट या रिलीज होगी, हर जितनी भी होगी वो आपके पास क्या होंगी, वो एक्चुअली एक वर्किंग सिस्टम ही हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई ऐसे रिलीज कर दी जो वर्क ही नहीं कर रही हो। हर सिस्टम जो है वो आपके पास क्या होगा, वर्किंग के अंदर होगा। तो आपको जो है वो यूजर को क्या कर रहा होगा, इस तरीके से यूजर उसको एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और जो है अगर कोई मसला हो तो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। सही है। और जो है आप कम से कम एक सर्विस आपने जो है वो कम्प्लीटली फुल राइट वे के अंदर उसको हैंड ओवर कर दी। लेट्स मतलब हम सपोज ये कर रहे हैं कि वो जो वर्जन के अंदर उस एटलीस्ट उस उन रिक्वायरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ, तो वो वर्किंग तो कर ही रहे हैं। लेकिन फर्स्ट करें कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो अब जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल आप चलाएंगे, या नेक्स्ट नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेंगे, या नेक्स्ट वर्जन रिलीज करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनको भी सही करेंगे, और साथ में जो आपने आगे की रिक्वायरमेंट प्लान की थी वो भी साथ के अंदर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट वर्जन आएगा तो उसमें वो पुरानी सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी होंगी, और नई कुछ चीज़ें जो उसमें ऐड होंगी। इसकी एडवांटेज है कि ये जो है बहुत जल्दी, यानी कि पहले ही नॉर्मली पहले जो इंक्रीमेंट है वो आपको सेटिस्फाई कर देता है, काफ़ी हद तक आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर देता है। सही है। हर इंक्रीमेंट क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से प्रोटोटाइप से हम बना के देते थे ना। अभी ये प्रोटोटाइप हमने मॉडल दिया था, तो वो एक तरीके से पूरा प्रोटोटाइप आपको दे रहेगा, जिसके अंदर हमें पता ये चल रहेगा कि ये हमारे पास जो वर्किंग किस हद तक कर रहा है। जो दूसरा फायदा है वो ये है कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर कम हो जाता है।
क्योंकि आपने एक इंक्रीमेंट बनाई है, एटलीस्ट उसी के ऊपर हो गए वो लोग सेटिस्फाई, या दूसरा इंक्रीमेंट की सूरत से नहीं बन पा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने एटलीस्ट एक इंक्रीमेंट तो उन्हें दे दिया है। तो इसलिए जो है वो आपके पास ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट इसमें फेल नहीं हो सकता, कुछ एक अगर पार्ट फेल हो गए तो हो गए, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप ये मॉडल के नहीं, एक वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, इसमें आपको जो है बहुत एडवांटेज है। आपको पता होता है कि आप किस वर्जन से जो है कहाँ तक थे और उस वर्जन से आप आगे कहाँ पे बढ़े होगे। ठीक है, हर मॉड्यूल वाइज भी पता चल जाता है, सॉफ्टवेयर वाइज भी पता चल जाता है, या सब सॉफ्टवेयर वाइज भी पता चल जाता है। सही है। जो सबसे ज्यादा मतलब ये क्रूशियल और बेसिक सर्विसेज होती हैं वो तो आप पहले इंक्रीमेंट के अंदर जो है वो बता देते हैं। और उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप जो है वो मल्टीपल टेस्टिंग परफॉर्म करके फिर हैंड ओवर करते हो। इसका ये मतलब है कि आपने इंक्रीमेंट जो है वो एक बनाया है, बना के खुद टेस्ट नहीं कर, कस्टमर से बोला खुद जाके टेस्ट कर लो, तो उसमें फिर आपका जो है ना वो फेलियर का चांस हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो टेस्ट करेगा तो वो तो रिपोर्ट बहुत ज्यादा एरर देगा आपको, या कमेंट आपको कमेंट में फीडबैक में बता देगा कि बहुत ही एरर है। तो टेस्टिंग स्टिल जो है वो आप खुद ही करते हैं, जिसके अंदर आप जो है तमाम चीजें कोशिश करते हैं कि रिमूव करते हैं, उसको वर्किंग सॉफ्टवेयर देते हैं जिसमें आपकी तरफ से कोई एरर नहीं होती। लेकिन अब ये है कि जब आपके पास कोई एरर नहीं होती फिर भी उसमें एरर निकला है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि रन टाइम की जो एरर्स होती हैं जब सिस्टम चलते हैं तो वो उनसे डिफरेंट होती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर चेक की जा रही होती है। और हर एरर जो है वो चेक मतलब नहीं की जा सकती, स्पेशली जो कि रन टाइम एरर्स होती हैं या जो कैलकुलेशन की होती है। इवन दो सॉफ्टवेयर हाउस अपने तौर के ऊपर ट्राई तो फुल कर देंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन वो जो आपके पास लाइव रनिंग के अंदर आती है तो वो एक्चुअली उसका अंदाजा सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर नहीं होता, इन कस्टमर के जाने के बाद ही होता है। इसलिए वो जो एरर है वो आपकी फिर हेल्प आउट करती है कि आप जो इसको मॉडिफाई करो अपने सिस्टम को। उसके बाद जो है वो हमारे पास है यूनिफाइड मॉडलिंग प्रोसेस। सही है। तो ये यूज के ड्रिवन होता है, आर्किटेक्चर सेंटर, मतलब ये अगर आपने किसी ने जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा है, तो उसमें जो है इस चीज को यूएमएल का जरा ज्यादा डिस्कस किया जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो जब ये बना, ये आइटरेटिव भी इंक्रीमेंटल भी है, ठीक है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक है। तो ये सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर इसका ख्याल किया जाता है, यूज केस ड्रिवन है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वो ही आपके पास यूज केसेस बनाए जाएंगे सारी रिक्वायरमेंट के। तो ये यूनिफाइड प्रोसेस जो है टाइम है मतलब बेस्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के सबके बेस्ट फीचर निकाल के और वो जो है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर इनपुट कर दिए हैं। तो पहली बात है फिर आपके पास जो मॉडल बनना था वो काफी बेहतर बनना था। अच्छा, एजाइल सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारे जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज रखी गई है। एजाइल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रिक्वायरमेंट चेंजिंग जो होती है वो मसला नहीं होती, जबकि ट्रेडिशनल के अंदर जो है ना रिक्वायरमेंट चेंजिंग बड़ा मसला होती है। तो इसलिए जो है वो हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी लोग जाते हैं और अब तो ज़्यादातर जा ही रहेंगे, क्योंकि ये अलाउ करता है कि आप आसानी से चेंज कर लें। तो इसकी डिटेल जो जब हम पढ़ेंगे, जब हम एक्चुअली एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, अभी तो फिलहाल ये है कि ये पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ये पता चला है कि कुछ जो है प्रिंसिपल या अच्छे प्रिंसिपल, ये यूनिफाइड प्रोसेस है, ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर से इसने कॉपी किया है, ये अपने अंदर रखता है। अच्छा, मेनली है वो आपके पास बेसिकली आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो हर तरीके से कवर करती है किसको, सॉफ्टवेयर को। मतलब सॉफ्टवेयर की एक तरीके से आप ये समझ लीजिए साइंस है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसके अंदर जो है वो आगे चल के आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो इसलिए जो है ये यूएमएल फ्रेमवर्क है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सपोर्ट करता है। तो ये इसमें एक लैंग्वेज होती है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो वो आपके पास एक्चुअली जब हम उसको यूज करते हैं तो वो डिफरेंट फेज में जो हम काम कर रहे होते हैं वो आपके पास जो
फिगर्स के थ्रू यानी यूएमएल के थ्रू आपको जो पता चलता रहता है कि क्या काम हुआ है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट है, सही है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, इस तरीके की बात। अच्छा, फिर वही मैं बात बोलूंगा, क्योंकि ये अपने कम्युनिकेशन प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट ये देख लिया ना। इन दोनों मैंने ए बोला था आपको, इसको डिजाइन बोला था, इसको जो इम्प्लीमेंटेशन बोला था, इसको मेंटेनेंस बोला था। अब देखिए ये क्या ये बोल रहा है, कम्युनिकेशन प्लानिंग मिलके इंसेप्शन बनता है। सही, यानी यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर जो है ये हमारे पास चेंज है, चीज। फिर आपके पास जो है एलोबरेशन और मॉडलिंग, ये क्या बन रहा है आपके पास, ये एलोबरेशन और मॉडलिंग जो है वो मिलके, यानी इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है प्लानिंग और मॉडलिंग को ना। यानी प्लानिंग के पार्ट को, दो दो स्टेप्स को मतलब बाइंड करके फिर आपको दे रहेगा। अब देखिए कम्युनिकेशन और डिप्लॉयमेंट के अंदर इसने दो चीजें रखी है, कंस्ट्रक्शन रखा है, ट्रांजिशन रखा है। सही है। और इस तरीके से जो है वो लास्ट वाले पार्ट के अंदर, यानी रिलीज सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोडक्शन रखा है, ये जैसे ही सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, प्रोडक्शन की तरफ। या आप जो है सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा यार, मैं असल में आप लोगों को पता है पिछली दफा भी अटेंडेंस नहीं थी, पहले दिया था ना अटेंडेंस, कॉल कर लेते हैं। अभी थोड़ा टाइम भी है फिर वो मेल की आ गई ना, मेल की हटा ही देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अच्छा, असाइनमेंट शायद मैं दूँ ईद के, अगर अभी भी दे दूँ तो आपको फिर मतलब ईद वगैरह की छुट्टी के बाद देख लीजिएगा उसे। अभी फौरन सबमिट करने के लिए मैं नहीं दूंगा। ये आप जो लोग हैं चैट में वो रेडी रहिएगा, फिर इसकी देख लेंगे, फिर और सेशंस की भी देख लेंगे। ठीक है, जिस तीन तीन में नाम लूंगा आपने ना पी लिखना है चैट के अंदर। ठीक है। अच्छा, फरजान, अली मोहम्मद और मोहम्मद अवेस। फरजान, अवेस का आ गया, और अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, फरजान जुनैद। अब ये बाद में नहीं भेजना, अभी मैं आपको कॉल ही कर रहा हूँ। तो मसला वही होगा कि ये जो है, अगर आए हुए भी हैं तो ये अली अहमद, नोमान, नोमान, तला खान, तला खान,
पता नहीं है। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। टाइम क्यों लगाता है? मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। फैजान। फैजान। हारिस शफीक। हारिस शफीक। एहसन महमूद। एहसन महमूद। पता नहीं है क्यों नहीं आती ये तो। एहसन महमूद। वक़ार हसन। वक़ार हसन। समीउल्लाह। महानूर। मरियम। मास। मास। अफान। मोहम्मद काशान। मोहम्मद काशान। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। प्रसम। आशा। आशा। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। उम्मे सलमा। उम्मे सलमा। मोहम्मद अली इमरान। मोहम्मद अली इमरान। वजी अहमद। बहुत सारे को तो अच्छे हो गए हैं, साथ लेंगे इसको, आखिरी वाली को तो जाने देते हैं। एज इट इज जाने देते हैं। सही है, ताकि अगली क्लास में थोड़ा सा चांस हो जाए, फिजिकल क्लास हो तो आ जाए। आई थिंक सो। आई थिंक सो ईद के बाद शायद क्लासेस हम लोगों की फिजिकली होंगी। हाँ, अनाउंसमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ईद के बाद जो क्लासेस फिजिकल हो जाएंगी। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, क्या?
अच्छा, ये फिजिक्स हो गया। अब मेरे ख्याल में हम लोग फिजिक्स के मेरे ख्याल में 4-5 मिनट रखेंगे। नमाज भी आप लोगों ने पढ़नी है, जोहर की नमाज 1:30 बजे होती है। तो घर से निकल के वजू करने के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल में अभी फिलहाल इसको जो है वो यहीं पे हम एंड कर देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। 5 मिनट जो है वो मैंने कहा भी था कि 5 मिनट का जो है वो पहले जरा दे दिएगा, ताकि हम और या कंटिन्यू करें जैसे आप बोले। नमाज के लिए जाना है क्या किसी ने? किसी ने नहीं जाना यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। चलो सही है। और एक दो तो बोलने के जाना है। चलो अच्छी बात है। ठीक है, फिर इसको जो है हम एंड कर देते हैं।